शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हम जानेंगे वो आगे की बात है। लेकिन सबसे पहले इसका जो नाम है उसका परिचय हमें होना चाहिए। आखिर ये जो शब्द हैं शिक्षा मनोविज्ञान, इसका मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें दो शब्द हैं, एक शिक्षा है और दूसरा शब्द इसमें मनोविज्ञान है। आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें सबसे पहले अर्थ और परिचय की बात की गई है, तो हमें सब दोनों अपने आप में अलग अलग शब्द हैं और दोनों शब्दों को लेकर के यदि एक सीधा सा प्रश्न अपने को पूछ लिया जाए कि दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या मनोविज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या होगा। तो यहां अपने को जैसे मैं पूछ रहा हूं वैसे खड़े हाथ करना है। कितने लोग मानते हैं कि इन दोनों में शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है? वेरी गुड। और कितने लोग मानते हैं कि मनोविज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है? मनोविज्ञान को इंपॉर्टेंस देने वाले लोगों की संख्या कम है। अब आपको यहां ध्यान रखना है, प्रोफेसर BN झा ने कहा है कि शिक्षा किसके मार्गदर्शन में काम करती है? मनोविज्ञान के मार्गदर्शन में काम करती है। किसके मार्गदर्शन में काम करती है? मनोविज्ञान के मार्गदर्शन में काम करती है। आप यहां पर किसके मार्गदर्शन में अभी पढ़ रहे हैं? मेरे मार्गदर्शन में। तो हम दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया? जो मार्गदर्शन प्रदान करता है उस क्लास में वो हो गया ना। आप अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ट्रीट करेंगे, उनको टीच करेंगे या उनको ट्रेन करेंगे, ये सब कुछ काम आपको करने हैं। जब आप उनको ट्रीट करेंगे, ट्रेन करेंगे या फिर टीच करेंगे तो उस समय आपकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि आपके दिशा निर्देशों में वो बालक सीख रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे या समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही दोस्तों ध्यान रखना, आपको शिक्षा और मनोविज्ञान जहां पर है वहां पर मनोविज्ञान का महत्व ज्यादा है। किससे? शिक्षा से। क्योंकि शिक्षा प्रदान करने के लिए मनोविज्ञान के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा मनोविज्ञान हम काम में लेंगे उतना ही हम बेहतर प्रकार से अपने बालक को शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। तो सबसे पहला अपने माइंड में आज से बैठा लें कि मनोविज्ञान शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक शिक्षक को इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हालांकि ये प्रश्न सीधा सीधा आज तक परीक्षा में नहीं पूछा गया और ऐसा भी मैं नहीं कहता कि आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है, लेकिन यदि किसी के मस्तिष्क में आ गया तो पूछ भी सकता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान में पाए जाने वाले संबंध को हम समझ सकते हैं। ये दरवाजा बंद करने दे वाला, तो हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? उसमें विकल्प होंगे। एक विकल्प उसमें आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा आएगा मनोविज्ञान शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीसरा आएगा दोनों समान है, चौथा आएगा कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो ध्यान रहे अपने को मनोविज्ञान शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं? शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हमें इसके अभिप्राय को समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों का अलग अलग अभिप्राय जानना जरूरी है। शिक्षा का अलग अभिप्राय हम जानेंगे और मनोविज्ञान का अलग अभिप्राय हम जानेंगे। जब दोनों का अलग अलग अभिप्राय हम जान लेंगे उसके बाद में किसके अभिप्राय को हम समझ पाएंगे? शिक्षा मनोविज्ञान के संयुक्त अभिप्राय को हम समझ पाएंगे। ठीक है। अब शिक्षा का अभिप्राय जानने से पहले कुछ लाइनें हम लिखें ताकि आगे बढ़ पाए। लिखिए। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान समय में शैक्षिक वातावरण शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान समय में शैक्षिक वातावरण का मूल आधार है। शैक्षिक वातावरण का मूल आधार है क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा देने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस दृष्टिकोण का विचार सैकड़ों वर्षों पूर्व शुरू हुआ, परंतु वर्तमान समय में शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण
अधिक महत्वपूर्ण मनोविज्ञान माना जा रहा है। शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण मनोविज्ञान माना जा रहा है। प्रोफेसर बी एन झा, प्रोफेसर बी एन झा, बी एन झा के अनुसार शिक्षा देने के लिए मनोविज्ञान की मार्गदर्शन से संबंधित अधिक महत्ता है। मार्गदर्शन से संबंधित अधिक महत्ता है। महत्ता का मतलब महत्व है, यानी शिक्षा देने के लिए बालक को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए उसका मार्गदर्शन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंस आज की तारीख में मनोविज्ञान की है। अब दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का अर्थ जानने के लिए हमें इन दोनों शब्दों के अर्थ को जानना आवश्यक है। तो अगली लाइन में लिखो आप, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द को समझने के लिए शिक्षा और मनोविज्ञान शब्दों का अलग अलग अर्थ जानना आवश्यक है। अलग अलग अर्थ जानना आवश्यक है। दोनों का अलग अलग अर्थ हम जानेंगे, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, तभी जाकर के हम शिक्षा मनोविज्ञान के अभिप्राय को जान पाएंगे। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को जानने के लिए पहले हम शिक्षा शब्द के अर्थ की बात करते हैं। शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है और शिक्षा शब्द को हम कैसे समझ सकते हैं? दोस्तों, आज हम शिक्षा शब्द के जिस स्वरूप को देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये शिक्षा शब्द आया कहां से। शिक्षा शब्द आया कहां से? एक बार अपने को ये जरूर सोच लेना है कि भाषा में जैसे हम शब्दों को पढ़ते हैं तो भाषा में तो हम सीधे सीधे अर्थ को समझते हैं, लेकिन मनोविज्ञान शब्दों के व्यवहार को देखता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। मनोविज्ञान शब्दों के किसको देखता है? व्यवहार को देखता है, क्योंकि अगर शब्दों के व्यवहार का हमें अंदाजा नहीं होगा तो फिर हम ठीक प्रकार से मनोविज्ञान के प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे या उनको नहीं समझ पाएंगे। अब व्यवहार का मतलब क्या, देखो इस तरह से आप समझें। व्यवहार का मतलब होता है, मैं दो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, उनके आधार पर हम बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे शब्द है आपके सामने, मान लीजिए हवा, वायु, समीर, पवन। आप बता सकते हैं क्या ये सारे शब्द जो है एक ही अलग अलग है? कितने लोग मानते हैं एक ही है? खड़ा करो। और कितने लोग मानते हैं अलग अलग है? एक मानने वाले भी 10-15 लोग हैं और अलग अलग मानने वाले 4-5 लोग हैं। इसका मतलब यहां 20 लोग ही बैठेंगे क्लास में। जब जब भी ऐसा मौका आए, मैं आपको बोलूं कि आपको हाथ खड़ा करके बताना है, तो गलत हो जाए उसका कोई गम नहीं है, पर हाथ जरूर खड़ा करना है, क्योंकि जितनी बार आप हाथ खड़ा करोगे ना, ऊपर वाला आपकी डिजायर को समझेगा और वो समझेगा कि आप कुछ मांग रहे हैं तो आपको जरूर देगा। और यहां बैठ करके भी आपने हाथ खड़ा नहीं किया तो समझेंगे तो ऐसे बैठे, इनको कोई लेना देना नहीं इस क्लास से। समझ रहे हो ना बात को आप? इसलिए आपको, अच्छा दूसरी बात, जब गलत हो जाता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए सही हो जाता है। ये हकीकत है। क्लास में यदि आपने कोई गलत जवाब दे दिया तो वो जीवन में कभी दोबारा गलत होगा ही नहीं, क्योंकि वो परमानेंट समझ में आ जाता है उस दिन हमने ये गलत बताया था जबकि इसका ये सही है। तो पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने बताया, लेकिन हमने जो पढ़ा है भाषा में उसके अनुसार तो ऐसा पढ़ा है कि ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। भाषा में हमने क्या पढ़ा है? ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। उसका मतलब हुआ ये सब एक ही है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये सब अलग अलग है। एक ही होते तो क्या जरूरत थी इतने शब्द बनाने की? एक शब्द से ही काम चला लेते। ये सब अलग अलग है, और कैसे अलग अलग है आप समझें इसको। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आगे बहुत सारे शब्द आएंगे जिनको हमें शब्दों का अर्थ नहीं बल्कि व्यवहार को देखना है। यहां पर है हवा। हवा का मतलब होता है दोस्तों पर्टिकुलर कोई गैस। केवल कोई एक गैस होती है, उसके लिए हवा शब्द का प्रयोग करते हैं। यही वजह होती है, आपने देखा होगा किसी की गाड़ी के टायर में पंचर हो जाता है तो उसमें हमेशा क्या निकलती है? कभी आपने सुना क्या ये कहते हुए मेरी गाड़ी की वायु निकल गई या पवन निकल गई? कोई बोलता है क्या? कहीं चले जाओ आप, गाड़ी के टायर में पंचर होगा तो हमेशा क्या निकलेगी? क्योंकि उसमें पर्टिकुलर कोई गैस होती है, वो निकल जाती है, इसलिए हवा ही बोलेंगे उसको, कभी वायु नहीं बोल सकते। इसका मतलब हवा अलग चीज है। वायु का मतलब होता है बहुत सारी गैसों का मिश्रण।
बहुत सारी गैसें जो होती है एक साथ मिली हुई उसको वायु कहते हैं। इसलिए हमारे चारों तरफ क्या फैला हुआ है? वायुमंडल फैला हुआ है। हमारी चारों तरफ जो गैसों का आवरण उसको वायुमंडल कहते हैं। कभी उसको पवन मंडल या हवा मंडल पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ सकते क्योंकि है ही नहीं, वो वायुमंडल है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ऐसे ही समीर का मतलब होता है समय समय पर अपनी दिशा बदलने वाली वायु। ऐसी वायु जो बहती रहती है लेकिन समय समय पर अपनी दिशा बदल लेती है, जैसे थल समीर, जल समीर। वहां पर आपने कभी थल हवा जल हवा पढ़ा क्या? क्या पढ़ते हो? थल समीर जल समीर ही पढ़ते हो, क्योंकि वो वायु होती है जो समय समय पर अपनी दिशा बदलती है। पवन, पवन का मतलब लगातार एक ही दिशा में बहने वाली वायु। कुछ ऐसी वायु है इस पृथ्वी के ऊपर जो कभी बदली नहीं, न मालूम कब से एक ही दिशा में बह रही है, उसको बोलते हैं पवन। जैसे पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, उनको हमेशा पछुआ पवने या व्यापारिक पवने कहेंगे, उनकी दिशा कभी चेंज होती नहीं है। उनको समीर नहीं कह सकते, उनको हवा नहीं कह सकते। कुछ समझ में आई क्या बात? जैसे यहां पर प्रत्येक शब्द को हम अलग जगह काम में लेते हैं, वैसे ही मनोविज्ञान में प्रत्येक शब्द का अलग व्यवहार होता है। और मनोविज्ञान अर्थ पर विश्वास नहीं करता, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। इसलिए यहां पर हमें ध्यान रखना शब्दों का व्यवहार क्या है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे शिक्षा शब्द के अभिप्राय को लेकर के। तो शिक्षा शब्द का अभिप्राय क्या है? शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षा शब्द का अर्थ, सबसे पहले तो हमें यह पता चले शिक्षा शब्द आया कहां से। दोस्तों, शिक्षा शब्द सबसे पहले वैदिक काल में आया। शिक्षा शब्द की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? वैदिक काल में हुई। और वैदिक काल में सबसे पहले ऋग्वेद में शिक्षा शब्द का प्रयोग हुआ। ऋग्वेद से पहले शिक्षा शब्द नहीं था। ऋग्वेद में पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ, और ऋग्वेद में पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ उस समय भारत देश में ही सबसे पहले इस शब्द का जन्म हुआ और भारत में प्रयोग हुआ। दुनिया में भारत देश को विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है कि वैदिक काल में या वैदिक काल से पहले दुनिया में कहीं भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। भारत ही पहला ऐसा देश था जहां पर शिक्षा व्यवस्था थी। तो वैदिक काल के अंदर जो है शिक्षा शब्द आया। ये जो शिक्षा शब्द वैदिक काल में आया, उस समय शिक्षा के जो केंद्र होते थे वो कौन होते थे? शिक्षा केंद्र उस समय होते थे गुरुकुल। क्या होते थे? गुरुकुल होते थे। गुरु के आश्रम के अंदर बालक को छोड़ दिया जाता था और वहां पर गुरु जो होता था वो बालक को शिक्षा प्रदान करता था। दोस्तों, गुरुकुल के समय आज की तरह पाठ्यक्रम नहीं होता था। जैसे आज हमारी पुस्तकें, आज हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार हमें पढ़ना होता है, पाठ्यक्रम के अनुसार हमें समझना होता है। उस तरह से गुरुकुल के समय कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था। बल्कि गुरुकुल के समय क्या होता था? गुरुकुल के समय गुरु क्या करता था? अपना जो शिष्य आता था उसमें जो भी अज्ञान होता था, उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके अपने विवेक से वो ज्ञान देने का प्रयास करता था। अपने विवेक से क्या देने का प्रयास करता था? ज्ञान देने का प्रयास करता था। अज्ञान को अंधकार नाम दिया गया है और ज्ञान को प्रकाश नाम दिया गया है। इसका मतलब ये था कि गुरु जो होता था वो अपने शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर क्या देना चाहता था? ज्ञान रूपी प्रकाश देना चाहता था। तो ज्ञान रूपी प्रकाश देना चाहता था, इसीलिए आज भी शब्दकोश में यदि हम गुरु शब्द के बारे में पढ़ते हैं तो शब्दकोश में गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इसका मतलब गुरुकुल में जो गुरु होता था वो बालक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता था। इसके अलावा उनके पास कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था। अब अंधकार क्या और प्रकाश क्या है? दोस्तों, वो जमाना था उस समय व्यक्ति केवल ईश्वर और प्रकृति के बारे में ही सोचता था। ईश्वर क्या है और प्रकृति क्या है, इससे आगे मानव की सोच नहीं थी। ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, कैसा है, इसके बारे में व्यक्ति सोचता था। प्रकृति क्या है, कैसी है, किस प्रकार की, इसके बारे में मानव सोचता था। इससे ज्यादा मानव के पास कोई दूसरी सोच नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय मनुष्य ईश्वर और प्रकृति के बारे में सोचता था और ईश्वर और प्रकृति के बारे में सोचने के अलावा कोई विषय वस्तु नहीं थी। आपने इस तरह का स्लोगन सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये वर्तमान के साहित्यकारों ने, वर्तमान के कवियों ने अपने तरीके से बोल दिया। लेकिन सच ये है दोस्तों कि ये जो स्लोगन है ये उस जमाने का है जब वैदिक काल था। क्योंकि वैदिक काल में गुरु के आश्रम में जब शिष्य जाता था तो वो केवल ईश्वर प्राप्ति के तरीके ही बताता था, बाकी इसके अलावा गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ाता था। इसका मतलब ये जो चर्चा है, ये जो विचार है, ये जो बात है, ये मुद्दा है, वो कब का है? गुरुकुल के समय का है। समझ पा रहे? इसका मतलब गुरुकुल के समय। शिक्षा शब्द का अर्थ, हाँ लिखो इसमें, शिक्षा शब्द, शिक्षा शब्द बहुत प्राचीन है। शिक्षा शब्द बहुत प्राचीन है और बहुत प्राचीन है और सबसे पहले वैदिक काल में, सबसे पहले वैदिक काल में, वैदिक काल में आज से लगभग 3500 वर्षों पहले, आज से लगभग 3500 वर्षों पहले ऋग्वेद में, 3500 वर्षों पहले ऋग्वेद में इस शब्द का प्रचलन हुआ। इस शब्द का प्रचलन हुआ।
तब से लेकर वर्तमान समय तक, तब से लेकर वर्तमान समय तक इस शब्द के भिन्न भिन्न अभिप्राय प्रचलित हैं। तब से लेकर अब तक इस शब्द के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अभिप्राय प्रचलित हैं। अभिप्राय प्रचलित हैं, अलग अलग अभिप्राय इसके प्रचलन में हैं। अब दोस्तों देखो, हम पहली शुरुआत की बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल के अनुसार तो अभी हम बात कर रहे थे कि शिक्षा गुरुकुल में मिलती थी और वहां पर गुरु जो शिक्षा देता था उसका मतलब ये था वो अपना जो शिष्य होता था उसको ईश्वर प्राप्ति के साधन के रूप में इसका उपयोग करता था, यानी ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी ये उसको बताता था, एक नंबर पर। दूसरे नंबर पर अंधकार जो था उसका, यानी अज्ञान जो था उसका, उसको मिटा करके क्या करता था, वो ज्ञान रूपी प्रकाश उसको देता था। तो इसका मतलब ये हुआ अज्ञान जो है वो होता है हमारा अंधकार और ज्ञान होता है हमारा प्रकाश। जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं तो हमारा चमक वाला भाग वो बढ़ जाता है, व्यक्ति की चमक बढ़ जाती है, या यूं कहें कि व्यक्ति के मस्तिष्क में एक परिमार्जन पैदा हो जाता है। परिमार्जन शब्द आया है मांजने से, मांजना तो आप जानते होंगे, जब बर्तनों में भोजन करते हैं उसके बाद में वो मैले हो जाते हैं, उसके बाद उनको मांजते हैं और मांजने के बाद में वापस क्या हो जाते हैं, वो चमकने लग जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो वो जो चमक उनमें पैदा होती है वो चमक क्या है, परिमार्जन है। वो चमक क्या है, परिमार्जन है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में दो तरह से इसके मूल अर्थ थे, एक तो ईश्वर प्राप्ति के साधन के रूप में और दूसरा व्यवहार के परिमार्जन के रूप में। व्यवहार के अंदर क्या करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए। तो लिखें फर्स्ट नंबर पर लिखो प्राचीन अर्थ। शिक्षा शब्द के अलग अलग अर्थ है ना, तो प्राचीन अर्थ लिखो। प्राचीन अर्थ, प्राचीन अर्थ में लिखो ईश्वर प्राप्ति का साधन, ईश्वर प्राप्ति का साधन, ईश्वर प्राप्ति का साधन ऑब्लिक व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, परिमार्जन लाने की विधि, व्यवहार में परिमार्जन लाने की विधि ऑब्लिक क्रिया, व्यवहार में परिमार्जन लाने की विधि ऑब्लिक क्रिया। ठीक है, ये तो प्राचीन अर्थ है इसका। जो इसका वही उसका प्राचीन अर्थ होगा। समय के साथ में उसमें बदलाव हो वो अलग बात है, लेकिन वास्तविक अर्थ हमेशा वही रहता है जो सबसे पहले उसका शुरू हुआ। इसके बाद में सेकंड नंबर पर बात आती है इसका संकुचित अभिप्राय क्या है। संकुचित अर्थ क्या है दोस्तों? आज के समय में संकुचित अर्थ की हम बात करें तो वर्तमान समय में किसी विद्यालय या महाविद्यालय में कोई बालक पढ़ने के लिए जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, शिक्षा के लिए वो जा रहा है या वो शिक्षा प्राप्ति के केंद्र है। इसका मतलब ये हुआ किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ना संकुचित अभिप्राय में शिक्षा का अर्थ है। तो लिखो 2 नंबर पर संकुचित अभिप्राय या अर्थ। संकुचित अभिप्राय या अर्थ, संकुचित अभिप्राय या अर्थ किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना, किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना, किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना। इसके बाद में व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ क्या होता है इसका? व्यापक अर्थ का मतलब है शिक्षा को लेकर के हम व्यापक दृष्टिकोण से क्या सोचते हैं। दोस्तों शिक्षा सार्वभौमिक है। शिक्षा क्या है? सार्वभौमिक है। व्यक्ति कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थान पर सीख सकता है। सीखने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें स्कूल कॉलेज से ज्यादा घर बाहर और सामाजिक वातावरण से सीखी है। आप अपने आप को छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति के बारे में कल्पना कीजिए जो कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं, आज भी वो अनपढ़ है, लेकिन कई बातें आपसे कई गुना ज्यादा वो समझता है, कई व्यवहार आपसे ज्यादा अच्छे उसके मिलेंगे। इसका मतलब वो तो स्कूल कॉलेज गया ही नहीं, फिर उसने कहां से सीखा? सामाजिक वातावरण से सीखा। तो सीखना एक प्रकार से शिक्षा का ही तो पार्ट हुआ। तो कुल मिलाकर यह शिक्षा सार्वभौमिक होती है। व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्थिति में सीख सकता है। ये इसका कौन सा अभिप्राय है? व्यापक अभिप्राय है। तो लिखो व्यापक अभिप्राय में शिक्षा, शिक्षा सार्वभौमिक, शिक्षा सार्वभौमिक एवं सतत प्रक्रिया है। शिक्षा सार्वभौमिक एवं सतत, सतत का मतलब लगातार चलने वाली, सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति कहीं भी, जिसके द्वारा व्यक्ति कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। सार्वभौमिक का मतलब कहीं भी सीख सकता है और कुछ भी सीख सकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। इसके बाद में प्रचलित अर्थ क्या है? प्रचलित अर्थ, वर्तमान समय में शिक्षा शब्द का प्रचलन में कौन सा अर्थ है? तो प्रचलन की यदि हम बात करें
तो शिक्षा शब्द जो है इसके लिए ऐसा माना जाता है कि शिक्षा शब्द का निर्माण जो हुआ है वो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से हुआ है। किससे हुआ है? शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से हुआ है, जिसका मतलब सीखने सिखाने की क्रिया होता है। जिसका मतलब क्या होता है? सीखने सिखाने की क्रिया होता है। ये इसका प्रचलित शाब्दिक अर्थ है। तो लिखो प्रचलित अर्थ में लिखो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। ये धातु तो समझते हो ना आप, आपने इसे पढ़ा होगा ना, पठ धातु, पढ़ती, पढ़ते, पठंती पढ़ा होगा। ऐसे ही शिक्ष धातु, तो शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ सीखने सिखाने की क्रिया होता है। जिसका अर्थ सीखने सिखाने की क्रिया होता है। जिसका अर्थ सीखने सिखाने की क्रिया होता है। ठीक है, ये इसके 4 प्रकार के अर्थ हो गए। पहले नंबर पर इसका प्राचीन और वास्तविक अर्थ क्या है, दूसरे नंबर पर इसका संकुचित अर्थ क्या है, तीसरे नंबर पर इसका व्यापक अर्थ क्या है, और चौथे नंबर पर इसका प्रचलित अर्थ क्या है। ये अलग अलग प्रकार से इसको वर्तमान समय में हम समझते हैं। अब दोस्तों, शिक्षा जो शब्द है इसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो इसके इंग्लिश वर्जन के आधार पर इसका अर्थ क्या है। शिक्षा शब्द के लिए यदि हम बात करें तो अंग्रेजी के आधार पर इसका अर्थ क्या है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है एजुकेशन। एजुकेशन इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं। ये अंग्रेजी में जो शब्द है इसके लिए भी 3 अलग अलग मत हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस शब्द का जो निर्माण हुआ है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुआ है। कुछ विद्वान तो इस बात को मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये लैटिन भाषा के एडुकेयर से बना है, और कुछ विद्वान मानते हैं लैटिन भाषा के एडुसियर से बना है। इस तरह से 3 अलग अलग मत हैं इसको लेकर के। ये जो तीनों मत हैं, इन तीनों मतों की हम बात करें तो इनका अभिप्राय क्या है और अंतिम रूप से इसका अभिप्राय क्या प्राप्त होता है। अगर हम इसके अनुसार बात करें तो इसके लिए और माना गया है कि ये भी 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। एक तो इसमें ए और एक जो है इसमें ड्यूको, इन दोनों से मिलकर के ये बना है। ये भी मूलतः लैटिन भाषा की है, और इन शब्दों का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। और ये जो है इसका अर्थ बताया गया है, ये भी लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ बताया गया है आगे बढ़ाना, विकसित करना। और इसका अर्थ है आगे ले जाना, ऊपर उठाना, अंदर से विकसित करना। अगर हम तीनों अर्थों को ही एक साथ समझें तो अंतर कुछ भी नहीं है। माइनर सा शब्दों का फेर है, बाकी सभी का मतलब एक जैसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश वर्जन के आधार पर यदि हम बात करें तो अंग्रेजी शब्द के आधार पर ये हमें समझ में आता है कि ये सब शब्द एक ही बात बोल रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर कुछ क्षमताएं होती है, बालक के अंदर कुछ पावर्स होते हैं। उन पावर्स को बाहर निकालने का काम किसका होता है? शिक्षा का होता है। और ये सच भी है, अंग्रेजी शब्द के आधार पर इसके अभिप्राय को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एक बालक जो होता है उसमें जन्मजात बीज रूप शक्तियां होती है। एक बालक जब पैदा होता है वो जन्मजात कुछ बीज रूप शक्तियां लेकर पैदा होता है। उन शक्तियों को उजागर करने का काम किसका होता है? शिक्षा का काम होता है। शिक्षा के द्वारा ही उन बीज रूप शक्तियों को उजागर किया जाता है। जैसे दोस्तों एक बीज होता है, मान लीजिए अनाज का एक दाना है, वो भी एक बीज है। वो अनाज का दाना जब हमारे घरों में रखा हुआ होता है तो चाहे आप उसको कितने महीनों सालों तक रख लो, उसमें अंकुरण नहीं होता। लेकिन जब भी वो बीज हम खेत में मिट्टी के सुपुर्द करते हैं और वहां पर उसको नमी प्रदान करते हैं, वहां पर उचित वायु और प्रकाश उसको मिलता है, तो वो बीज अंकुरित हो जाता है। और अंकुरित होकर के वो बीज पौधा बनता है, और पौधा बनकर अपने जैसे सैकड़ों नए बीज पैदा कर देता है। इसका मतलब वो सैकड़ों नए बीज पैदा करने की क्षमता उसमें पहले से मौजूद थी, लेकिन वो कब विकसित हुई? जब उसको उचित वातावरण दिया गया। घर के अंदर भी कई बार क्या होता है कि जो अनाज होता है उसको घर में ही गलती से मान लीजिए किसी मिट्टी में वो गिर गया और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, वहां पर कोई नमी उसको मिल गई, तो वहां पर भी वो क्या हो जाता है?
वो अलग बात है कि वहां पर वो बड़ा नहीं हो पाता, बड़ा आप नहीं कर पाते उसको, और वहां पर सैकड़ों अपने जैसे बीज वो पैदा नहीं कर पाता, लेकिन अंकुरण तो उसमें हो गया। कब हुआ? जब उसको नमी मिल गई, मिट्टी के सुपुर्द उसको जाने का मौका मिल गया, उचित प्रकाश और वायु मिल गई। तो यहाँ पर ये जो अभिप्राय है इसी बात को बताता है कि एक बालक में जन्मजात रूप से शक्तियां होती है, उन शक्तियों को अंदर से बाहर निकालना, उनको आगे बढ़ाना, विकसित करना, आगे ले जाना, ऊपर उठाना, ये सारे काम किसके द्वारा संभव है? शिक्षा के द्वारा संभव है। तो अगली लाइन में लिखो आप, शिक्षा शब्द के अभिप्राय को, शिक्षा शब्द के अभिप्राय को और ठीक प्रकार से समझने के लिए, शिक्षा शब्द के अभिप्राय को और ठीक प्रकार से समझने के लिए इसके अंग्रेजी रूप को समझा जा सकता है, इसके अंग्रेजी रूप को समझा जा सकता है जहां इसके लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहां इसके लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यह शब्द लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से निर्मित माना गया है, निम्न शब्दों से निर्मित माना गया है, लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से निर्मित माना गया है। अब ये जो सामने बना हुआ है इसे एक बार आप लिख लीजिए। हाँ, जो लिखा हुआ है 3 शब्द हो गए ना अलग अलग। लिख लिया सबने? आप कौन से खेल के खिलाड़ी रहे हो? हाँ, कुश्ती। आप तो उनमें फुर्ती नहीं चाहिए होती क्या? बताओ, चाहिए होती है? तो जब उस खेल के अंदर आप जीत के आगे बढ़े होंगे तो ये भी एक खेल ही, तो इसमें भी फुर्ती रखनी जरूरी है ना। वो ठीक बात है, 2 साल क्या 10 साल भी हो जाएं, ऐसा कहते हैं हमारे बुजुर्ग की बंदर बूढ़ा हो जाता पर छलांग लगाना नहीं भूलता। चलिए, तो अभी हम ये जो 3 अलग अलग शब्द हैं जिनके आधार पर इस शब्द के निर्माण को माना गया है वो लिख चुके हैं। अब इसके बाद में एक लाइन आप लिखिए, इन सभी शब्दों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का
शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का आधार प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। इसके अभिप्राय को और ठीक से समझने के लिए प्रदान करती है। इसके अभिप्राय को और ठीक से समझने के लिए निम्न विद्वानों के विचार समझे जा सकते हैं। निम्न विद्वानों के विचार समझे। प्लेटो के अनुसार लिखो, शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक परिवर्तन लाती है। देखो, प्लेटो ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, प्लेटो का जो काल था वो था ईस्वी पूर्व 5वीं 4वीं सदी का। ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में प्लेटो पैदा हुए थे और ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, ईस्वी पूर्व के सन उल्टे चलते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। हाँ, कोई सोचे कि जन्म जो है 5वीं में हुआ और मरा पहले 4वीं में, कैसे? तो ऐसा नहीं है, वो उल्टे ही चलते हैं ना। जैसे वैदिक काल ईस्वी पूर्व 1500 से लेकर ईस्वी पूर्व 600 के बीच में था, तो 1500 शुरुआत का था और 600 बाद का था। तो यहाँ पर ईस्वी पूर्व 500 के समय जो है इनका जन्म हुआ और ईस्वी पूर्व 400 के समय जो है इनकी मृत्यु हुई, यानी कि 5वीं सदी में ये पैदा हुए, 4वीं में इनकी मृत्यु हुई। इस व्यक्ति ने शिक्षा को लेकर के जो परिभाषा दी है वो आज भी जीवंत है। इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में 3 तरह के परिवर्तन आते हैं। पहले नंबर पर उसके शारीरिक परिवर्तन आता है, दूसरे नंबर पर मानसिक परिवर्तन आता है और तीसरे नंबर पर बौद्धिक परिवर्तन आता है। हम में से बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि शारीरिक परिवर्तन शिक्षा से कैसे आ सकता है? भाई, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसका वजन बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, गोरा रंग हो जाता है, क्या होता है उसके? क्या पढ़े लिखे व्यक्तियों में ये सारी चीजें हो जाती है? होती है क्या? नहीं होती है। एक व्यक्ति जब पढ़ जाता है उसमें, और एक अनपढ़ व्यक्ति होता है उसमें, रंग रूप का, लंबाई चौड़ाई का, वजन का कोई फर्क नहीं पड़ता शिक्षा से। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समझ का फर्क पड़ता है, शरीर की सुरक्षा संबंधी समझ का फर्क पड़ता है। आपने अगर सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो आप घर जाने के बाद में आपके दादा दादी, माता पिता जो भी 60-70 साल की उम्र का हो उससे पूछना कि आप लोग जब हमारी उम्र के थे तब एक दिन में कितनी बार स्नान करते थे। तो वो आपको बताएंगे हम एक दिन में नहीं, हम 7 दिन में एक बार करते थे। 7 दिन में हमारा एक बाथ डे होता था। क्या होता था? 6 दिन वो खूब कामकाज करते हैं और सप्ताह में एक दिन ऐसा होता था जिस दिन वो स्नान आदि करते थे। अब आप सोचो, आज नियमित रूप से स्नान करने वाला कोई व्यक्ति है, वो सुबह से शाम तक स्नान नहीं करे तो बेचैनी हो जाती है। वो लोग 7 दिन बिना स्नान किए काम करते थे, और वो भी आज की तरह ऐसा तो था नहीं कि ऑफिस के अंदर रहते होंगे या एसी में बैठे रहते होंगे, पंखे में बैठे रहते होंगे। सोचो आप, उस जमाने में ये सब कुछ नहीं था, बल्कि वो दिन भर खेतों में काम करते थे, मिट्टी में, और फिर पूरे मिट्टी में सने हुए ही आकर के खाना खा के सो जाते थे। फिर 7 दिन में स्नान करते। तो आप सोचो कि मिट्टी के अंदर आप अपने पैर को रात भर के लिए रख दो और सुबह देखो तो उसकी चमड़ी गलना शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति 7-7 दिन मिट्टी के अंदर ही रहते थे, तो क्या उनको सारी बीमारियां नहीं होती थी? उस जमाने में बीमारियां इतनी घातक और खतरनाक क्यों होती थी? इसलिए होती थी कि वो अपने शरीर की स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर के सोचते ही नहीं थे, शिक्षा उनमें थी नहीं। यही वजह है कि उस जमाने के अंदर गांव के गांव नष्ट हो जाते थे। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे रीजन अलग अलग विद्वानों ने दिए कि वो कैसे नष्ट हुई। उसमें एक रीजन ये भी है कि महामारी फैल गई, प्लेग फैल गया, जिससे सारे लोग मर गए और वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो गया? उजाड़ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने समय में लोगों को अपने शरीर की स्वच्छता को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के ज्ञान नहीं होता था, इसलिए एक बीमारी जब फैलती थी तो सब लोगों को चपेट में ले लेती थी और पूरे गांव के गांव क्या हो जाते थे? समाप्त हो जाते थे। आज शिक्षा की वजह से लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया, स्वच्छता पर ध्यान देना शुरू किया, इसलिए आज ऐसा नहीं होता। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार इस दुनिया में जो महामारी अभी चल रही है, आप पढ़ते ही होंगे, जो महामारी अभी चल रही है, ऐसी महामारी इससे पहले भी एक बार आई है, और जब वो महामारी आई थी तब इस दुनिया के अंदर गिने चुने लोग बच गए थे, पूरी जनरेशन समाप्त हो गई थी। यहां तक कि भारत जैसे बड़े जनसंख्या वाले देश के अंदर, जहां आज पग पग पर इंसान नजर आता है, उस महामारी के समय ढूंढने से भी इंसान नजर नहीं आता था। कितने लोग खत्म हो गए थे, क्योंकि उस जमाने में शिक्षा का अभाव था। वही महामारी अभी आई, लेकिन इस महामारी ने 1% जनसंख्या को ही प्रभावित किया, 99% जनसंख्या को प्रभावित नहीं कर पाई। इसकी वजह क्या है? शिक्षा है। इसका मतलब शिक्षा से शरीर में परिवर्तन आता है, शारीरिक परिवर्तन आता है। आज हम इस इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी सब सुरक्षित इसलिए हैं कि शिक्षा की वजह से यह सब कुछ संभव हो पाया। तो शारीरिक क्षेत्र से परिवर्तन। दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा मानसिक। मानसिक का मतलब होता है हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, हमारी सोच। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा नहीं सोचते, हम तार्किक है या नहीं है, हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं या सोच समझ के काम करते हैं, ये हमारा मानसिकता वाला पार्ट है। दोस्तों, पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति होगा, किसी भी काम को करने से पहले सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा और फिर उसके बाद में काम करेगा। और अनपढ़ व्यक्ति जो होगा वो बिना सोचे समझे भी कई ऐसे काम कर बैठता है जिसके लिए बाद में उसको काफी पछतावा भी करना पड़ता है।
इसलिए शिक्षा के द्वारा मानसिक रूप से भी व्यक्ति का परिवर्तन होता है, दृष्टिकोण में बदलाव होता है, उसकी सोच में, उसकी तर्क शक्ति में, उसकी चिंतन शक्ति में बदलाव होता है। मानसिक का मतलब क्या क्या होता है ये अपने को ध्यान रहे। मानसिक का मतलब होता है दोस्तों संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सब कुछ जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं ये मानसिक विकास में आती है। ये सारी मानसिक क्रियाएं हम तब अच्छे से कर पाते हैं जब हम मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है बौद्धिक। बौद्धिक का मतलब ज्ञान का हमारा पक्ष, हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जैसे अभी बैठ करके हम लोग जो कर रहे हैं ये कौन से पक्ष को लेकर काम कर रहे हैं, बौद्धिक पक्ष को लेकर। आपकी मानसिकता सकारात्मक है या नकारात्मक है, उस सकारात्मक या नकारात्मक मानसिकता का प्रभाव यहां पर नहीं होगा। यहां आप लोगों की सकारात्मक मानसिकता है तो आप ज्यादा सीख पाएंगे, नकारात्मक मानसिकता तो कम सीख पाएंगे। लेकिन आप में यदि नकारात्मक मानसिकता है तो उसको मैं बदल नहीं सकता, वो आपको अपने स्तर पर ही बदलनी पड़ेगी। कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं बनी है, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है, या कोई ऐसा विशेषज्ञ नहीं पैदा हुआ है जो किसी की मानसिकता को पल भर में बदल दे। मानसिकता को बदलने के लिए उसको बौद्धिक क्षमताएं देनी पड़ती है, और बौद्धिक क्षमताएं जैसे जैसे व्यक्ति में बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मानसिकता बदलती है। जैसे मान लीजिए अभी मनोविज्ञान को लेकर के आपकी मानसिकता यह है कि यह विषय बहुत ही कठिन है, लेकिन जब हमने रोज रोज इसका ज्ञान प्राप्त किया, उसको सीखा और इसको अपने व्यवहार में ढाल लिया, तो एक दिन आपकी मानसिकता क्या हो जाएगी, ये विषय क्या है, सरल है। इसका मतलब ज्ञान का जो हमारा पक्ष है, बौद्धिक पक्ष, वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी मानसिकता क्या होती जाती है, बदलती जाती है। तो दोनों में अंतर है। बहुत सारे लोग ये समझ बैठते हैं कि बौद्धिक और मानसिक तो एक ही होता है, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। हमारा चिंतन करने का तरीका, हमारी सोच शक्ति मानसिक होती है, जबकि जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं ये ज्ञान हमारा क्या होता है, बौद्धिक पक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा लिखिए अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार अरस्तु के अनुसार लिखो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। दोस्तों, एक व्यक्ति जब शरीर से स्वस्थ होता है और उस समय उसको शिक्षा दी जाती है तो वो उस शिक्षा को ठीक से ग्रहण कर पाता है, और उसकी मानसिकता जो है, उसके मस्तिष्क की क्षमताएं जो है, उसकी बौद्धिक क्षमताएं जो है, उनमें परिवर्तन आता है। अगर व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं है और फिर उसको आप सिखाना चाहते हैं तो कभी भी वो सही प्रकार से शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सामान्य सी बात यूं समझ सकते हैं हम कि जैसे एक व्यक्ति को बुखार हो रहा है और बुखार के समय उसको बैठाकर कोई सिखाना चाहता तो वो सीख लेगा क्या, नहीं सीख सकता। तो अरस्तु ने कहा है कि सबसे पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति का शरीर क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ है तो उसी शरीर के अंदर हम शिक्षा के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक स्वस्थ मस्तिष्क को पैदा कर सकते हैं, एक अच्छी मानसिकता के व्यक्ति को हम बना सकते हैं। यही शिक्षा का कार्य है। नेक्स्ट लिखिए जॉन लॉक के अनुसार। जॉन लॉक के अनुसार जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। एक बार ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीटीआई परीक्षा में नहीं आया, अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि किस विद्वान ने शिक्षा की तुलना कृषि से की है। तो जॉन लॉक ने शिक्षा की तुलना किससे की है, कृषि से की है। सबसे पहले तो ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, ये जो विचार इन्होंने दिया इसका मतलब क्या है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, फसल कौन उगाता है, किसान। जब एक किसान फसल उगाता है तो वो खेतों में उचित प्रकार की निराई गुड़ाई सिंचाई करेगा, ये समय पर करेगा तो उसकी फसल क्या होगी, अच्छी होगी। और अगर किसान खेतों में ये सारे काम अच्छे से नहीं करेगा, समय पर नहीं करेगा, तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। और ये जो सब कार्य होते हैं, निराई गुड़ाई सिंचाई आदि करना, ये कृषि कार्य होते हैं। कौन से कार्य होते हैं, कृषि कार्य होते हैं। तो एक किसान के द्वारा अच्छे कृषि कार्य किए जाने पर जो अच्छी फसल होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर एक बालक को अच्छी शिक्षा दिलवाई जाए तो उस बालक का विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कि कृषि कार्य अच्छे होने पर फसल अच्छी होती है, तो अच्छी शिक्षा से बालक का विकास भी अच्छा होता है। इसलिए इन्होंने शिक्षा की तुलना कृषि से की है। इसके बाद में पेस्टोलॉजी के अनुसार लिखो, शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का
शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक 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 समरस स्वाभाविक समरस स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। स्वाभाविक समरस प्रगतिशील विकास करती है। देखो, शिक्षा एक बालक में जो अभियोग्यताएं पहले से होती है, अभियोग्यताएं पहले से होने का मतलब जन्म के साथ ही एक बालक कुछ योग्यताओं को लेकर के पैदा होता है। वो योग्यताएं सभी बालकों में होती है। कौन कौन सी योग्यताएं होती है? भाषा सीखने की योग्यता। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो तब बोलना सीखे जब स्कूल में पढ़ने चले गए? कोई है ऐसा? नहीं ना? कि पहले बोलना नहीं आता था क्या? अच्छा, तो तुम तो पूरी दुनिया की अपवाद हो। फिर तो तुम्हारा तो अखबार में फोटो छपना चाहिए। तो सबसे पहले एक व्यक्ति, एक बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार में 2 साल की आयु आते आते बोलना सीख जाता है। कमजोर से कमजोर बालक भी 2 वर्ष की आयु तक बोलना सीख जाता है। मतलब उसमें भाषा पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है? उसमें भाषा पैदा हो जाती है। इसका मतलब भाषा सीखने की क्षमता उसमें जन्मजात थी, इसलिए पैदा हो गई। दूसरे नंबर पर वह बालक 2 साल की उम्र से लेकर 4 साल की उम्र के बीच में चिंतन करने लगता है। उसमें छोटे छोटे प्रत्यय पैदा हो जाते हैं, विचार पैदा हो जाते हैं। वो विचार करने लगता है। इसका मतलब सोचने समझने की क्षमता उसमें जन्मजात होती है, जन्म से लेकर के पैदा होता है वो। इसके अलावा जो बालक पैदा होता है वो हर रोज बड़ा होता है। शारीरिक दृष्टिकोण से बड़ा होने की क्षमता उसमें जन्मजात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिना स्कूल में गए जोड़ तोड़ करना सीख जाता है। 1 2 4 क्या है पहचानता है, कम क्या है, ज्यादा क्या पहचानता है, उसके बारे में वो बात करता है। आकृतियों को पहचानने लग जाता है, विभिन्न प्रकार के प्राणियों को पहचानने लग जाता है। इसका मतलब सोचने समझने, विचार करने, बोलने, बड़े होने, इन सबकी शक्ति उसमें पहले से मौजूद होती है। शिक्षा के द्वारा तो केवल और केवल उनका क्या किया जाता है? स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप का मतलब अपने आप उसको ऐसा अवसर दिया जाए कि अपने आप बालक जो है उनमें ग्रोथ कर पाए, डेवलपमेंट कर पाए। 2 बच्चे पैदा हुए, एक को उन्होंने गाय भैंस चराने के लिए भेजा और दूसरे को पढ़ने के लिए भेजा। जब दोनों 20 साल के होंगे तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, शरीर दोनों का एक जैसा हो सकता है क्योंकि एक जैसा भोजन उनको मिला है, वातावरण एक जैसा मिला है, लेकिन उनकी सोच और समझ के अंदर क्या होगा? अंतर होगा। जो भैंस चराने गया उसकी सोच अलग तरह की होगी, जो पढ़ने के लिए गया है उसकी सोच अलग तरह की होगी। तो ये जो अलग सोच उसमें पैदा हुई वो किसकी वजह से हुई? शिक्षा की वजह से। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार। गांधी जी के अनुसार लिखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क, मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से, सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से। यानी गांधी जी का यह मानना है कि शिक्षा जो है उसका मतलब क्या है, शिक्षा का अभिप्राय क्या है? शिक्षा का अभिप्राय है एक व्यक्ति का विकास हो सर्वांगीण और सर्वोत्तम प्रकार का। लेकिन कौन कौन से क्षेत्रों का हो? शरीर का हो, आत्मा का और मस्तिष्क का हो। शरीर को लेकर के हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि प्लेटो की परिभाषा के आधार पर हमने सोचा, जब एक व्यक्ति अपने शरीर को लेकर के सकारात्मक हो जाता है, शरीर की स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर के सोचने लगता है, तो इसका मतलब शिक्षा का प्रभाव उसके शरीर के विकास से जुड़ चुका है। दूसरे नंबर पर आत्मा। दोस्तों, आत्मा क्या होती है? आत्मा का मतलब भाव होते हैं हमारे। आत्मा का मतलब हमारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। हमारे भाव है, दया का भाव है, करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, सहयोग का भाव है। ये सब क्या है? हमारे भाव है जो आत्मा से निकलते हैं, उन्हीं को आत्मा के रूप में हम जानते हैं। तो हमारे भाव अच्छे होंगे, जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझदार बनेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे भाव क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। और उसके बाद में लास्ट में है मस्तिष्क। मस्तिष्क का मतलब बौद्धिक क्षमताओं से है। हमारी बौद्धिक क्षमताएं जैसे जैसे हम शिक्षा प्राप्त करेंगे वैसे वैसे सकारात्मक होगी, अच्छी होगी, इन सबका अच्छा विकास होगा। ये सारा या सभी पक्षों का, सभी क्षेत्रों का सर्वोत्तम विकास किसका कार्य है? शिक्षा का कार्य है। किसके अनुसार? गांधी जी के अनुसार। नेक्स्ट लिखो, स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार लिखो आप। स्वामी विवेकानंद ने कहा है शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता, शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। शिक्षा बालक में
पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। यानी इनका मानना है कि एक बालक जो होता है इसमें पहले से ही कुछ पूर्णता निहित होती है, पहले से ही कुछ क्षमताएं होती है, उनको बाहर करने का काम या अभिव्यक्त करने का काम किसका होता है? शिक्षा का होता है। दोस्तों, आप जब पैदा हुए थे तब आप सब शारीरिक शिक्षक बनने की क्षमता लेकर पैदा हुए थे। किसकी क्षमता लेकर पैदा हुए थे? जब आपको शिक्षा उसी दिशा में मिली तो आप शारीरिक शिक्षक बनने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि क्षमताएं तो जन्मजात होती है। कोई व्यक्ति खेलने की क्षमता लेकर पैदा होता है, कोई पढ़ने की क्षमता लेकर पैदा होता है, कोई आविष्कार करने की क्षमता लेकर पैदा होता है, कोई व्यापार करने की क्षमता लेकर पैदा होता है। लेकिन उस दिशा के अंदर जब उसको शिक्षा मिलती है तो वो सारी क्षमताएं उसकी क्या हो जाती है? उजागर हो जाती है, विकसित हो जाती है। किसके अनुसार? स्वामी विवेकानंद के अनुसार। इसके बाद फ्रोबेल के अनुसार, फ्रोबेल के अनुसार, फ्रोबेल के अनुसार लिखिए, शिक्षा बालक की, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को, शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। यानी कि बाकी जो परिभाषाएं उनके अनुसार ही लगभग ये परिभाषा है कि एक बालक में कुछ आंतरिक शक्तियां होती है, उन आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप से कौन प्रकट करती है? शिक्षा प्रकट करती है। ये परिभाषा भी इसी बात को बता रही है। नेक्स्ट और लास्ट परिभाषा कॉलसनिक के अनुसार, कॉलसनिक के अनुसार, कॉलसनिक, वो मैंने गलत लिख दिया, उसको मात्रा को हटा देना ना, सनिक है। कॉलसनिक के अनुसार देखिए, शिक्षा बालक में, शिक्षा बालक में शारीरिक व मानसिक विकास करती है। शिक्षा बालक में शारीरिक व मानसिक विकास करती है। बालक में शारीरिक व मानसिक विकास करती है। यानी इस परिभाषा के अनुसार लगभग ये प्लेटो जैसी परिभाषा, केवल एक शब्द का अंतर है। प्लेटो ने बौद्धिक शब्द और बोला, इन्होंने बौद्धिक शब्द का उपयोग नहीं किया। अब दोस्तों, ये सब परिभाषाओं का जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? सभी परिभाषाएं कुल मिलाकर ये बोल रही है कि एक बालक में आंतरिक शक्तियां पाई जाती है, जन्मजात शक्तियां पाई जाती है। उन जन्मजात शक्तियों को उजागर करने का काम किसका होता है? शिक्षा का होता है। तो स्टेप बदल कर लिखो, उपर्युक्त सभी परिभाषाओं से, उपर्युक्त सभी परिभाषाओं से, सभी परिभाषाओं से यह, उपर्युक्त सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार से एक बीज में, एक बीज में पाई जाने वाली शक्तियां, पाई जाने वाली शक्तियां, एक बीज में पाई जाने वाली शक्तियां उस समय उजागर होती है, उस समय उजागर होती है जब हम उस बीज को, जब हम उस बीज को, उस बीज को मिट्टी में डालकर, मिट्टी में डालकर उचित प्रकाश वायु, मिट्टी में डालकर उचित प्रकाश वायु एवं नमी प्रदान कर देते हैं, नमी प्रदान कर देते हैं, तो वह बीज अंकुरित होकर, वह बीज अंकुरित होकर पौधा या पेड़ बन जाता है, पौधा या पेड़ बन जाता है, वह बीज अंकुरित होकर पौधा या पेड़ बन जाता है और अपने जैसे सैकड़ों नए बीज पैदा कर देता है, अपने जैसे सैकड़ों नए बीज पैदा कर देता है, सैकड़ों नए बीज पैदा कर देता है। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से एक बालक को, उसी प्रकार से एक बालक को जब उचित वातावरण दिया जाता है, एक बालक को उचित वातावरण दिया जाता है तो वह, एक बालक को उचित वातावरण दिया जाता है तो वह उस वातावरण की शिक्षा से, उस वातावरण की शिक्षा से आवश्यक विकास प्राप्त करता है, आवश्यक विकास प्राप्त करता है, आवश्यक विकास प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम इन परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा शब्द के अभिप्राय को समझ सकते हैं। अब दोस्तों, शिक्षा शब्द का अर्थ जानने के बाद दूसरा हमारा शब्द मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का अभिप्राय हमें जानना है और मनोविज्ञान शब्द का अभिप्राय जानने के लिए हमें मनोविज्ञान के इतिहास में जाना पड़ेगा। मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई उसको समझना पड़ेगा और जब हम मनोविज्ञान के इतिहास को समझेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि मनोविज्ञान शब्द का अभिप्राय क्या है। तो मनोविज्ञान शब्द का अर्थ,
मनोविज्ञान शब्द का जो अर्थ है, इसको जानने के लिए हमें इसकी शुरुआत से लेकर के अब तक की जो विचारधारा है वो जाननी होगी। तो एक लाइन लिखो आप, फिर इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। देखो, मनोविज्ञान शब्द के अर्थ को जानने के लिए, मनोविज्ञान शब्द के अर्थ को जानने के लिए, मनोविज्ञान शब्द के अर्थ को जानने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है, क्योंकि मनोविज्ञान का अर्थ समय के साथ बदलता रहा है। मतलब इसके इतिहास को जानना इसलिए जरूरी है कि समय के साथ में इसका अर्थ क्या होता रहा है, बदलता रहा है। एक विद्वान हुए हैं इसके बारे में बताने वाले, एबिंगहास ने क्या कहा है? एबिंगहास के अनुसार, हाँ लिखना है, एबिंगहास के अनुसार मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, परंतु इसका अतीत बहुत प्राचीन है। मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, परंतु इसका अतीत बहुत प्राचीन है। देखो, ये बात इन्होंने जो कही है वो क्यों कही है? दरअसल दोस्तों, हमारे मनोविज्ञान में आज जो विषय वस्तु हम लोग पढ़ते हैं, आपके पाठ्यक्रम में इसकी मात्र 2% विषय वस्तु है जितना मनोविज्ञान है। टोटल मनोविज्ञान आज है उसका केवल कितना परसेंट तुम्हारे पाठ्यक्रम में है? 2%। 98% तो तुम्हारे काम का है नहीं, तुम्हारे पाठ्यक्रम में नहीं है। लेकिन 100% मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है, उस 100% मनोविज्ञान की विषय वस्तु में से लगभग 98% विषय वस्तु जो है वो बनी है 20वीं सदी में। इसमें बनी है 20वीं सदी में। उससे पहले इतने हजार वर्षों तक, 2500 वर्षों तक केवल इसकी कितनी 2% विषय वस्तु बन पाई थी। इसका मतलब इसका वास्तविक इतिहास जो है वो तो बहुत कम है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई वो बहुत पहले से हुई। अब बहुत पहले से इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन सी घटनाओं से हुई? तो देखो, इसकी शुरुआत के लिए घटनाएं हैं। सबसे पहले यूनान से इसकी शुरुआत हुई। कहां से हुई? यूनान से इसकी शुरुआत हुई। और यूनान में 3 व्यक्ति जो थे वो पैदा हुए, जिनको हम जानते हैं सुकरात के नाम से, प्लेटो के नाम से और अरस्तु के नाम से। सबसे पहले इनमें सुकरात हुए। सुकरात जो थे ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में हुए और 5वीं सदी में ही दुनिया से विदा हुए। सुकरात ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार मनुष्य के बारे में अपने विचार दिए। जैसा कि आपको विदित होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि वैदिक काल में मनुष्य केवल ईश्वर और प्रकृति के बारे में ही सोचता था। इसके अलावा उसके पास में कोई विषय वस्तु नहीं थी। केवल किसके बारे में सोचता था? प्रकृति और ईश्वर के बारे में सोचता था। लेकिन ये जो विद्वान था सुकरात, इस विद्वान ने पहली बार विचार दिया था कि मनुष्य को मनुष्य के बारे में सोचना चाहिए। मनुष्य को किसके बारे में सोचना चाहिए? खुद के बारे में सोचना चाहिए। मनुष्य को खुद को पहचानना चाहिए। मनुष्य की खुद की पहचान उसको आनी जरूरी है। ये विचार इन्होंने दिया। यही वो पहला व्यक्ति था जिसने आधुनिक प्रकार से आज जो स्कूल होते हैं और स्कूलों में पढ़ाई होती है, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को इसने जन्म दिया। सुकरात से पहले गुरुकुल होते थे जहां पढ़ाई होती थी। ऐसे स्कूल होना, पाठ्यक्रम होना, टीचर्स का पढ़ाने आना, ये सब कुछ किसकी देन है? सुकरात की देन है। तो सुकरात ही विद्यालय प्रणाली का जनक है। सुकरात ही पाठ्य पुस्तक का जनक है। सुकरात ही सबसे पहले प्रश्नावली का जनक है। यानी प्रश्नावली इसी ने सबसे पहले तैयार की कि कैसे बालक को पढ़ने के बाद में ये परखा जाएगा कि वो सीख रहा कि नहीं सीखा। ये सारे काम सुकरात के द्वारा किए गए। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था को हम देख पा रहे हैं, इसका यदि वास्तविक जनक या हकदार कोई है तो कौन है? सुकरात है। सुकरात के विचारों का प्रभाव इसके शिष्य प्लेटो पर आया और प्लेटो ने सुकरात के विचारों से प्रभावित होकर के कहा कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य ये आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य को अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रकृति जो होती है, इसका मतलब 5 तत्व होते हैं जिनसे ये संपूर्ण संसार बना है। ये संपूर्ण संसार 5 तत्वों से मिलकर के बना है, जल, वायु, प्रकाश, मिट्टी और आकाश से। इनमें से यदि एक भी तत्व को अलग कर दिया जाए तो संसार के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। इन 5 तत्वों से संसार बना होता है और इन्हीं 5 तत्वों से किसका जन्म हुआ है? मनुष्य का। मनुष्य का जो शरीर होता है, मनुष्य की जो संरचना होती है, वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी होती है। और आपने कई बार सुना होगा कि मनुष्य जो है वो 5 तत्व का क्या है? ढांचा है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना होता है। अब ये जो 5 तत्वों से बना होता है, इसका मतलब प्रकृति है तो मनुष्य है। प्रकृति है तो ही मनुष्य होगा ना। अगर प्रकृति के 5 तत्व नहीं होंगे तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। और मनुष्य जो होता है, इस मनुष्य के अंदर आत्मा पाई जाती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें आत्मा पाई जाती है। आत्मा का मतलब भावनाएं पाई जाती है। आत्मा का मतलब यहाँ किससे है? भावनाएं पाई जाती है मनुष्य में। और उन्हीं भावनाओं के कारण, उसी आत्मा के कारण मनुष्य जो है किसी परम सत्ता को ईश्वर कहता है। मनुष्य किसी परम सत्ता को क्या कहता है? ईश्वर कहता है। मनुष्य के अलावा कोई भी संसार का प्राणी ऐसा नहीं है जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाता हो, वहां पूजा करता हो, ईश्वर की आराधना करता हो। मनुष्य ही संसार का एकमात्र प्राणी है जो ये करता है। क्योंकि ईश्वर रूपी कोई परम सत्ता यदि है तो उसके बारे में कल्पना केवल मनुष्य ही करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति है तो मनुष्य है, और मनुष्य है तो आत्मा या भावनाएं हैं, भावनाएं है तो कोई सत्ता ईश्वर है। अगर भावनाएं नहीं है तो कोई ईश्वर नहीं है।
इसीलिए कहा जाता है ना, जैसी रही भावना जिसकी। एक मंदिर के अंदर किसी को पत्थर की मूर्ति पत्थर नजर आता है तो किसी को भगवान नजर आता है, भावना जैसी उसकी है उसके प्रति वही उसको नजर आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा है तो ईश्वर है, इसका मतलब आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। आत्मा ही क्या है, परमात्मा। आपने कई बार गांव में भी सुना होगा, लोग खूब बोलते हैं ना ऐसे, आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। तो आत्मा ही परमात्मा है, ये विचार सबसे पहले कहां से आया, प्लेटो से आया। प्लेटो दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था आत्मा ही परमात्मा है। दोस्तों, ये आत्मा ही परमात्मा का विचार पसंद आया किसको, अरस्तु को। और अरस्तु दुनिया का पहला व्यक्ति था जो ईस्वी पूर्व 384 के अंदर इसका जन्म हुआ था और ईस्वी पूर्व 322 में इसकी मृत्यु हुई थी। इस व्यक्ति ने अपने इसी दौर के अंदर क्या किया, आत्मा का अध्ययन शुरू किया। इसका अध्ययन शुरू किया, आत्मा का अध्ययन शुरू किया। और ये आत्मा का अध्ययन इनके द्वारा जो शुरू किया गया, इसी आत्मा के अध्ययन को प्राचीन मनोविज्ञान कहा जाता है। यही आत्मा का अध्ययन आगे चलकर के आधुनिक मनोविज्ञान बना। इसलिए प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। और अरस्तु के द्वारा जो मनोविज्ञान के संदर्भ में या आत्मा के अध्ययन के संदर्भ में जो सबसे पहले शुरुआत की, ये इन्होंने दर्शन शास्त्र में की। किसमें की? तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो दर्शन शास्त्र है उसकी शाखा के रूप में सबसे पहले मनोविज्ञान शुरू हुआ। यानी कौन से विषय की शाखा के रूप में मनोविज्ञान शुरू हुआ? तो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में। किसके कार्यों से? अरस्तु के कार्यों से। इसका मतलब मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ उसमें 3 लोगों का योगदान है। सबसे पहले सुकरात का ये कहना कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में प्लेटो का ईश्वर प्रकृति मनुष्य के अंदर क्या है जुड़ा उसके बारे में बताना। और फिर उसके बाद अरस्तु के द्वारा आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में करना। इसके आधार पर जो है मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। तो ये जो काल है ईस्वी पूर्व 384 से 22 का, ये ईस्वी पूर्व कौन सी सदी है? ईस्वी पूर्व 4वीं सदी है। तो ईस्वी पूर्व 4वीं सदी से लेकर के आज तक ये चला आ रहा है, लेकिन इसका अभिप्राय बदलता गया। सबसे पहले आत्मा का अध्ययन था, फिर मन और मस्तिष्क का विज्ञान हुआ, फिर चेतना का हुआ और वर्तमान में व्यवहार का है। तो इस क्रम में हमें इसके सारे अभिप्राय देखने की जरूरत है। यहाँ पर अरस्तु के द्वारा जो कार्य किए गए वहीं से इसकी शुरुआत हुई। इस वजह से इसको प्राचीन मनोविज्ञान भी कहते हैं और प्राचीन मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। और केवल मनोविज्ञान का जनक पूछे तो भी किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। लिखो यहां तक एक बात। हाँ, जो पहले लिखा उसके आगे लिखो। वर्तमान मनोविज्ञान की शुरुआत, वर्तमान मनोविज्ञान की शुरुआत यूनानी दार्शनिक सुकरात प्लेटो एवं अरस्तु के कार्यों से मानी जाती है। सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तु के कार्यों से मानी जाती है। स्टेप बदल के लिखो। ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में सुकरात ने कहा था, ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में सुकरात ने कहा था, मनुष्य को मनुष्य की खोज करनी चाहिए। मनुष्य को मनुष्य की खोज करनी चाहिए। मनुष्य को मनुष्य की खोज करनी चाहिए। स्टेप बदल कर लिखो। सुकरात के विचारों से प्रभावित होकर प्लेटो ने कहा था, ईश्वर प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। स्टेप बदल कर लिखो। प्लेटो ने ही सबसे पहले कहा था आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। नेक्स्ट लिखो। प्लेटो के विचारों से प्रभावित होकर अरस्तु के आगे ब्रैकेट में लिखो 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। बाकी का कालक्रम आपसे नहीं पूछेंगे, पर अरस्तु का पूछा जा सकता है क्योंकि यहीं से हमारे मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो 384 से 322 ईस्वी पूर्व ब्रैकेट बंद कर दो। उसके बाद में लिखो ने दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में
दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन शुरू किया, आत्मा का अध्ययन शुरू किया, अध्ययन शुरू किया, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन शुरू किया, जिसका उल्लेख इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, जिसका उल्लेख इनकी प्रसिद्ध पुस्तक डी एनिमा से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, स्टेप बदल कर लिखो। अरस्तु को मनोविज्ञान ऑब्लिक प्राचीन मनोविज्ञान, अरस्तु को मनोविज्ञान ऑब्लिक प्राचीन मनोविज्ञान का, अरस्तु को मनोविज्ञान ऑब्लिक प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान ऑब्लिक प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, जनक कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा शुरू किया गया, इनके द्वारा शुरू किया गया आत्मा का अध्ययन ही आगे चलकर, इनके द्वारा शुरू किया गया आत्मा का अध्ययन ही आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना, इनके द्वारा शुरू किया गया आत्मा का अध्ययन ही आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना, आधुनिक मनोविज्ञान बना। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्राचीन या मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन एक यहाँ पर रुकावट है, और वो रुकावट है कॉलसनिक की। कॉलसनिक एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने इस बात का खंडन किया है। किसका खंडन किया है? कि अरस्तु जो है मनोविज्ञान का जनक है, इस बात को इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा कि अरस्तु मनोविज्ञान के जनक नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान का जनक है वो है प्लेटो। क्यों इन्होंने प्लेटो को बोला? इसलिए बोला कि जिस आत्मा के अध्ययन की शुरुआत अरस्तु के द्वारा की गई, उस आत्मा की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? प्लेटो ने दी। इसलिए प्लेटो की अवधारणा से ही तो अरस्तु को इस बात का रास्ता मिला। तो वास्तविक हकदार या जनक उसका कौन है? प्लेटो है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर परीक्षा में ये लिखा हुआ जाए कि कॉलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो उत्तर प्लेटो होगा, बाकी कभी भी प्लेटो नहीं होगा। तो नोट डालकर लिख लो, ये अपवाद है, मतलब एक तरह से लिखिए। कॉलसनिक के अनुसार, कॉलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का, कॉलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक, कॉलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक प्लेटो है, प्लेटो है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जनरल क्वेश्चन आता तो हमेशा किसको ध्यान में रखना? अरस्तु को ही ध्यान में रखना। अरस्तु ही इसके जनक है। अब दोस्तों देखो, अरस्तु का जो काल था, अरस्तु का काल तब से लेकर के 16वीं सदी तक, कौन सी सदी तक? 16वीं सदी तक, लगभग 2000 वर्षों तक, अरस्तु के काल से लेकर 16वीं सदी तक की यदि हम बात करें तो लगभग 2000 वर्षों तक इसका जो अभिप्राय था, इसका जो अर्थ था, वो ऐसा का ऐसा ही रहा। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ, किसी प्रकार की विषय वस्तु में भी चेंजेस नहीं हुआ। जो अरस्तु ने लिखा वही विषय वस्तु लोग 2000 वर्षों तक पढ़ते आए, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। नहीं किसी नए प्रकार के दार्शनिक ने उसमें कुछ जोड़ा या घटाया। जैसा कि आपको पता, हम पढ़ते हैं तो हमारे मनोविज्ञान में तो बहुत सारे संप्रदाय है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, उनको मिलकर के बनाया। लेकिन 2000 वर्षों तक कुछ भी नए विचार इसमें नहीं मिले। पहली बार 2000 वर्षों के दौर के बाद एक समय आया 1590 ईस्वी में। कब आया? 1590 ईस्वी में। ये तो आपको पता होगा ही ना, 16वीं सदी का मतलब होता है दोस्तों 1500 से लेकर के 1599 तक के दौर को 16वीं सदी कहते हैं। 1500 से लेकर 1599 तक कौन सी सदी है? 16वीं सदी है। इसी प्रकार से जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है, तो 2000 से 2099 तक कौन सी सदी है? 21वीं सदी है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। कई बार मैं ऐसे बोलता हूँ 16वीं सदी तक ऐसा रहा, और फिर मैं लिखवाता हूँ 1590, तो कई लोग बोल जाते हैं कि आपने इधर 16वीं सदी बताया था, इधर 1590 कैसे हो गया? तो अपने को तो ध्यान है ना सबको कि 1500 से लेकर 1599 तक ही 16वीं सदी होती है। किसी को ध्यान नहीं भी हो तो भी आरती की तरह हमें मत मिलाना। मंदिर में आरती होती रहती है ना, वहां पर आरती 2-4 को आती है, सबको आती थोड़ी है, लेकिन गाते सभी हैं। तो वो अपने को यहाँ नहीं करना ना, नहीं पता मतलब नहीं पता, पता है तो मतलब पता है। तो यहाँ पर 1590 ईस्वी में सबसे पहले यूनानी दार्शनिक हुए एक रुडोल्फ कोइक्ले, ये भी यूनान के ही थे। रुडोल्फ कोइक्ले ये पहला व्यक्ति था जिसने अरस्तु के बाद इस विषय वस्तु में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया। और इस व्यक्ति ने क्या किया? दर्शन शास्त्र में एक पुस्तक लिखी अलग से। उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया पुस्तक इन्होंने लिखी। और ये जो साइकोलॉजिया पुस्तक इन्होंने लिखी, इसी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया।
आज हम मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का उपयोग करते हैं। इस शब्द का पहली बार उपयोग जो है किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ गोएकले के द्वारा किया गया 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में। इस शब्द को लेकर के एक बड़ा विवाद है। वो विवाद ये है कि ये शब्द जो है मूलतः किस भाषा का है? तो दोस्तों ये मूलतः ग्रीक भाषा का है। किसका है? ग्रीक भाषा को, यूनानी भाषा को ग्रीक भाषा कहते हैं, तो यूनानी या ग्रीक भाषा का है। दरअसल यूनानी या ग्रीक भाषा का इसलिए है कि इसमें मूल शब्द है साइकी। मूल शब्द क्या है? साइकी। साइकी का मतलब होता है आत्मा, और ये आत्मा के लिए साइकी शब्द का उपयोग किसमें होता है? ग्रीक भाषा में होता है। लैटिन भाषा के अंदर सोल शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? आत्मा के लिए। तो फर्स्ट नंबर पर तो ये मूल वजह इसकी कि साइकी शब्द मूल शब्द इसमें जो कि ग्रीक भाषा का है। दूसरा, लोगस शब्द इसमें आता है, तो लोगस शब्द ग्रीक में भी होता है और लैटिन में भी होता है, दोनों में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइकी प्लस लोगस जो है ये यहाँ पर ग्रीक भाषा के शब्द ही है। एक और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ किताब वालों ने इसको लैटिन बता रखा है, और कुछ तो ऐसे भी महान है जिन्होंने लैटिन और ऑब्लिक करके ग्रीक कर रखा है। लैटिन भी कर रखा और ग्रीक भी कर रखा। वहां परीक्षा के अंदर ग्रीक करोगे लैटिन करोगे, उलझने की बात होगी ना, वहां तो अलग लगाएंगे। तो अपने को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 100% इसका क्या होगा? ग्रीक या यूनानी होगा, क्योंकि इसका मूल शब्द जो है साइकी प्लस लोगस जो है वो ग्रीक भाषा के। एक उससे भी बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा लैटिन भाषा में 20 के लेटर साइलेंट होने की परंपरा है। लैटिन भाषा में कौन से लेटर साइलेंट होने की परंपरा है? 20 के लेटर। 20 के लेटर कैसे होते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द है BATCH, क्या है ये? बैच। इसको हम क्या बोलते हैं? बैच बोलते हैं ना। इसको बैटस तो नहीं बोलते, टीबी तो आ रहा है इसमें, बैटस नहीं बोलते ना, बैच ही बोलते हैं। तो ऐसे 20 के लेटर साइलेंट हो जाते हैं लैटिन में। लेकिन ग्रीक एक ऐसी भाषा है जिसमें फर्स्ट लेटर भी साइलेंट हो जाता है। लैटिन भाषा में फर्स्ट लेटर साइलेंट आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम किसमें मिलेंगे? ये ग्रीक भाषा में। और यहाँ पर हमारा ये जो शब्द पी से शुरू होता है इसको हम पसाइकोलॉजी नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? पसाइकोलॉजी नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। है तो पसाइकोलॉजी, ऐसे पसाता है, लेकिन इसको बोलते नहीं हम। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका फर्स्ट लेटर साइलेंट है, मींस ये 100% किसका है? ग्रीक भाषा का। और इससे भी बड़ी बात देखो आप, रुडोल्फ गोएकले जो थे ये यूनान के थे। यूनान का मतलब आज के ईरान इराक से लेकर के इटली और फ्रांस जर्मनी तक फैला हुआ जो क्षेत्र था ये पूरा पहले यूनान हुआ करता था। एक लंबा चौड़ा क्षेत्र यहाँ के थे। और लैटिन भाषा कहाँ की है? लैटिन कौन से क्षेत्र को कहते हैं? दक्षिण अमेरिका और उसके आसपास के जो द्वीपीय देश है वो लैटिन अमेरिका कहलाती है। ये वहाँ की प्रॉपर भाषा। अब उस जमाने के अंदर ना तो गूगल होता था जिसे इसने सर्च कर लिया हो वहाँ का शब्द लेने के लिए, और नहीं आज की तरह संसाधन थे। और सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों कि आज हिंदुस्तान में किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे का नाम थोड़ा कर दे। रख सकता है कि आपको पढ़ते हो कोई रुडोल्फ गोएकले रखते अपने बेटे का नाम, फ्लोर का हल रख सकते हैं क्या? नहीं ना। कौन सा रखेंगे? जो हमारे भारतीय परिवेश का होगा वही रखेंगे ना। तो इसका मतलब रुडोल्फ गोएकले जब यूनान का था तो ये इतना बावड़ा नहीं हो सकता कि एक शब्द लेने के लिए जो है लैटिन चला जाए और लैटिन के शब्द को अपने यहाँ पर यूज करें। हर कोई व्यक्ति चाहता है अपने क्षेत्र के नाम को आगे ले जाना, इसलिए ये 100% शब्द किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। तो अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में रुडोल्फ गोएकले के द्वारा काम में लिया गया, 1590 में काम में लिया गया, जो कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। लिखिए अगली लाइन लिखो, अरस्तु के काल से लेकर 16वीं सदी तक, अरस्तु के काल से लेकर 16वीं सदी तक, 16वीं सदी तक आत्मा के अध्ययन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आत्मा के अध्ययन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहली बार 1590 ईस्वी में यूनानी दार्शनिक रुडोल्फ गोएकले ने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा का है। ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो आगे का परिवर्तन इसमें आया वो क्या आया? एक विद्वान थे डेकार्ते। ये डेकार्ते 1596 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1650 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये डेकार्ते ने इस काल के अंदर 2 विषयों में महारत हासिल की। एक तो ऐसा कहते हैं कि ये भौतिक विज्ञान में बहुत एडवांस थे, भौतिकी में, और एक जो है दर्शन में, यानी दर्शन के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र में भी बड़े विद्वान थे और भौतिक विज्ञान के भी बड़े विद्वान थे। इनके मस्तिष्क में दर्शन शास्त्र पढ़ते हुए एक विचार पैदा हुआ, और वो विचार ये पैदा हुआ कि दर्शन शास्त्र के अंदर जो आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु पढ़ी जाती है, आत्मा का अध्ययन किया जाता है, इस आत्मा के अध्ययन को किसमें जोड़ दिया जाए? भौतिक विज्ञान में जोड़ दिया जाए। इनके मस्तिष्क में क्या विचार आया कि आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को किसमें जोड़ दें? भौतिक विज्ञान में जोड़ दें। अच्छा, ये विचार क्यों आया? ये विचार इसलिए आया कि विज्ञान को व्यक्ति ज्यादा महत्व देता है किससे? अन्य विषयों से, कला वर्ग के विषयों से। आज आप देख लीजिए, एक बालक 10वीं के अंदर पास हुआ जिसके 80% मार्क्स हैं,
और एक बालक 10वीं में पास हुआ जिसके 60% मार्क्स हैं। अब दोनों में होशियार कौन सा है? जिसके 80% मार्क्स आए। अगर ये 80% मार्क्स वाला आगे चलकर कला वर्ग का विषय चुन ले और ये बालक जो है विज्ञान वर्ग का विषय चुन ले, तो लोग बात किसको इंटेलिजेंट बताना शुरू कर देंगे? विज्ञान वाले को कर देंगे, क्योंकि विज्ञान की वैल्यू ज्यादा मानी जाती है। ये पहले भी था और आज भी है। ऐसी स्थिति में जो विद्वान थे देकार्ते, उन्होंने विचार किया कि अगर मैं आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जोड़ दूंगा तो इस विषय की क्या बढ़ जाएगी? वैल्यू बढ़ जाएगी। इस विषय की वैल्यू जो है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। ये सोच करके इन्होंने इसको भौतिक विज्ञान में जोड़ने का दुस्साहस कर लिया और इन्होंने भौतिक विज्ञान में पढ़ाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने भौतिक विज्ञान में पढ़ाना शुरू किया तब लोगों ने सवाल खड़े किए, और विशेष रूप से कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इनका विरोध किया? इसका विरोध करने वाले थे कांट, लॉक, स्पिनोजा, हॉब्स। ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इनका घोर विरोध किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में पढ़ाएं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा जो है इसका कोई स्वरूप नहीं है, आत्मा का कोई अस्तित्व नजर नहीं आता है, आत्मा नाम की कोई वस्तु हमारे शरीर में नहीं है। जबकि भौतिक विज्ञान में जिसको भी पढ़ाया जाता है, भौतिक विज्ञान में उस विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है जिसका अपना मान होता है, जिसकी अपनी गति होती है, जिसका अपना स्वरूप होता है। आज भौतिक विज्ञान में वायु को भी पढ़ाते हैं तो वायु का भी अपना वेग होता है, वायु का भी अपना भार होता है। आत्मा को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आत्मा जो है ये ध्रुव वस्तु है। ध्रुव वस्तु का मतलब है जिसको कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये पूरी कल्पना है और ये सच भी है। हमारे शरीर में आत्मा कहाँ पाई जाती है इसका किसी को पता नहीं है, और नहीं आत्मा के रूप में कोई हमारे शरीर में अंग। कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि उसके पैर में खराबी आ गई, घुटने में आ गई, रीढ़ की हड्डी में आ गई, लीवर में आ गई, उसके हार्ट में आ गई, उसका ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन कभी किसी की आत्मा का ऑपरेशन होते हुए सुना आपने? नहीं ना। इसका मतलब आत्मा के रूप में कुछ है ही नहीं, हमारे शरीर में आत्मा के रूप में कोई अंग है ही नहीं। फिर आत्मा का अध्ययन भौतिक विज्ञान में कैसे कर सकते हैं? देकार्ते का ये जो प्रयास था ये लोगों को दुस्साहस लगा और लोगों ने कहा कि आत्मा कहाँ है, कैसी है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी गति क्या है, इसके बारे में बताया जाए। और इसके बारे में लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। जब लोगों के पास इसको लेकर के कोई जवाब नहीं था तो ये जो अभिप्राय था आत्मा के अध्ययन के रूप में, इसको लेकर के लोगों में संशय पैदा हो गया कि आत्मा के रूप में कोई स्वरूप ही नहीं है, आत्मा के रूप में कोई वस्तु ही नहीं है, आत्मा के रूप में कोई अंग ही नहीं है, तो फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? और 17वीं सदी के प्रारंभ में ये अभिप्राय क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस अभिप्राय को लोगों ने मानना बंद कर दिया। देकार्ते के द्वारा किया गया ये कार्य उसी प्रकार से है जिस प्रकार से गाना आपने सुना होगा, ठहरे हुए पानी में कंकर मत मार हलचल मच जाएगी। सुना होगा ना आपने? तालाब के अंदर नहीं सुना तो सुनना जाके। तालाब के ठहरे हुए पानी में एक पत्थर फेंक के देखना आप, जहां पत्थर जाके गिरेगा वहां से लहरें घूमना शुरू होगी, पूरे तालाब में फैल जाएगी। वैसे ही 2000 वर्षों से लोग पढ़ते हुए आ रहे थे आराम से आत्मा के अध्ययन को। देकार्ते ने एक ऐसा काम किया कि लोगों के दिमाग में नई बात पैदा हुई और वो अभिप्राय हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इस अभिप्राय को समाप्त करवाने में किसका हाथ रहा? देकार्ते। लिखिए, यूनानी दार्शनिक देकार्ते, यूनानी दार्शनिक देकार्ते, यूनानी दार्शनिक देकार्ते, समय लिखना इनका 1596 से 1650 ने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को, आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक विज्ञान में पढ़ाने का प्रयास किया, तब उस दौर के या उस जमाने के दार्शनिक ये सब नाम लिख लो, चारों नाम, कांट है, लोक है, स्पिनोजा है, हॉब्स है। हाँ, कांट, लोक, स्पिनोजा, हॉब्स। देख लिया? आदि ने इसका विरोध किया और कहा कि भौतिक विज्ञान में उसे पढ़ा जाता है जिसका अपना कोई मान, गति, भार, वह स्वरूप होता है, जबकि जिसका अपना कोई मान, भार, गति, स्वरूप होता है, जबकि आत्मा का विचार काल्पनिक है। उनके सवाल थे। क्या सवाल थे उनके? देखो, आत्मा क्या है? उनके सवाल लिखो ये, आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है। देख लिया? आत्मा क्या है, कैसी है, उसका स्वरूप क्या है। ये सवाल लिखने के बाद में फिर लिखना है, इन सबका जवाब नहीं मिलने पर लोगों ने इस अभिप्राय को मानना, इन सबका जवाब नहीं मिलने पर
इन सबका जवाब नहीं मिलने पर हुआ। और नया जो अभिप्राय आया वो क्या आया? मन या मस्तिष्क का